क्योंकि जेडीयू के दो वरिष्ठ नेता हैं, हरिवंश नारायण सिंह और रामनाथ ठाकुर, उनका कार्यकाल जो है वो पूरा हो रहा है। और ऐसा हमने देखा है कई बार, नीतीश कुमार आमतौर पर किसी नेता को 2 बार से ज्यादा राज्यसभा नहीं भेजते, लेकिन दोनों बड़े पदों पर हैं, इसलिए रिपीट होने की संभावना की भी चर्चा हो रही है। तो नीतीश कुमार क्या अपने दोनों सांसदों को इस बार रिपीट करने जा रहे हैं या कोई और प्लान है नीतीश कुमार का? क्योंकि आरसीपी सिंह के भी केस में हमने देखा था कि 2 बार से ज्यादा राज्यसभा की चर्चा तो हो रही थी, लेकिन भेजा नहीं गया उन्हें, जिसके बाद वो खासा नाराज भी नजर आए। नहीं, देखिए, आरसीपी सिंह का जहां तक मामला है वो कई कारणों से उनको नहीं भेजा गया, क्योंकि वो पहले अपनी गलती उन्होंने कर ली थी, इसलिए उनको नहीं भेजा गया। दूसरी बात है कि एक नीतीश कुमार रखते हैं कि सबको मौका मिलना चाहिए, 2-2 बार मौका मिलना चाहिए। लेकिन राजनीति में कभी कभी क्या देखा जाता है कि भाई जो कॉम्बिनेशन में आपको जीत मिला और जितनी प्रचंड बहुमत आपको मिला, तो उसमें यथास्थिति को भी बरकरार रखा जाता है। कई अवसरों पर हम लोग देखे, जैसे आप देखिए भारतीय जनता पार्टी ने अपने दोनों मुख्यमंत्री को बरकरार रखा। बिहार में चर्चा ये थी कि एक मुख्यमंत्री बदले जाएंगे, लेकिन अंतिम समय में नरेंद्र मोदी ने दोनों उप मुख्यमंत्री को रहने दिया। तो इसी तरह से राज्यसभा में भी जो जदयू का ये रहा इस बार, तो जदयू ने बेहतर परफॉर्मेंस किया और पिछली बार से लगभग दुगना सीट जीतने में कामयाब रहा जदयू। तो ऐसे में जहां तक दोनों नेताओं का क्रेडेंशियल का सवाल है, दोनों नेता ईमानदार हैं, दोनों बहुत ही लोकप्रिय इस मामले में कि दोनों बहुत योग्य हैं। एक तो कर्पूरी ठाकुर के पुत्र हैं, रामनाथ ठाकुर, जो अति पिछड़ा के नेता माने जाते हैं। कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न मिला। दूसरे हरिवंश नारायण सिंह पत्रकार हैं और संवैधानिक मामलों के भी जानकार हैं। जिस तरह से उन्होंने राज्यसभा चलाया डिप्टी चेयरमैन के रूप में, उनकी लोग प्रशंसा करते हैं, उनके कामों की प्रशंसा करते हैं। एक पत्रकार के रूप में भी उनकी अब अलग पहचान रही है, देश दुनिया में उन्होंने नाम कमाया है। और रांची जैसे छोटे जगह से उन्होंने प्रभात खबर को एक एस्टेब्लिश्ड अखबार, देश के एक चर्चित अखबार बनाने का काम किया। तो मुझे लगता है कि हरिवंश नारायण सिंह की भी बहुत बड़ी उपलब्धि है और स्ट्रेटेजी बनाने में। लेकिन नीतीश कुमार क्या करेंगे ये कहना मुश्किल है, क्योंकि नीतीश कुमार अपनी इच्छा से चीजों को करते हैं और अंतिम समय में वो नाम निकालते हैं। एक बार हम उनको, नीतीश कुमार को, ये मुझे लगता है कि 2006 का है, 6 का या 8 का, 2008 का राज्यसभा चुनाव का, हमने एक बार नीतीश कुमार से कहा कि भाई आप किसको उम्मीदवार बना रहे हैं? तो उन्होंने कहा कि भाई पार्टी तय करेगी। तो मैंने उनसे कहा कि भाई देखिए, आपके पॉकेट में उम्मीदवार का नाम है, आप पार्टी किसको कहते हैं? भाई इस सब दल में कोई पार्टी होता है? इस सब दल में जो नेता होता है वही पार्टी है। चाहे वो नीतीश कुमार की पार्टी हो, चाहे लालू यादव जी की पार्टी हो, चाहे चिराग पासवान या रामविलास जी की पार्टी हो, तो ये वन मैन पार्टी, नेता ही सर्वोपरि है, वही डिसाइड करते हैं नाम। तो ये नाम तो जिसका डिसाइड करेंगे वो निश्चित रूप से नीतीश कुमार करेंगे। लेकिन जो हम लोग चर्चा कर रहे थे 5वीं सीट का, तो वो 5वीं सीट विपक्ष को जीतने के लिए एड़ी चोटी लगाना पड़ेगा, क्योंकि 38 वोट सरप्लस वोट है, 38 वोट है एनडीए के पास, और उसको चुनाव जीतने के लिए केवल 5वां सीट पर 2 वोट की आवश्यकता है। ऐसे में अगर विपक्ष के पास कुल 41 वोट है, सारा विपक्ष अगर आप यूनाइट रहेगा तब 41 वोट, तो 2 वोट भी अगर इधर उधर हुआ तो एनडीए के उम्मीदवार 5वीं सीट निकालने में कामयाब हो जाएंगे। तो मुझे लगता है कि आरजेडी या विपक्ष के लिए एक बड़ी चुनौती है। अब 5वीं सीट पर विपक्ष तभी जा पाएगा जब नीतीश कुमार की इच्छा हो या नीतीश कुमार के मनोनुकूल कोई व्यक्ति या विपक्ष के उम्मीदवार बनेंगे। रामबंधु सर, आपके भी कुछ नामों की चर्चा हो रही है आपके इर्द गिर्द क्या? देखिए, अब बीजेपी की जहां तक बात है तो बीजेपी के बारे में तो नाम
का जो अटकलबाजी है वो तो लगाया नहीं जा सकता, क्योंकि कई दफा उसके नाम चौंकाने वाले हैं। खासकर तब जब नितिन नवीन जब राष्ट्रीय अध्यक्ष बन गए, तब से तो खैर नाम को लेकर के कोई अटकलबाजी लगानी ही नहीं चाहिए। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि बीजेपी जातिगत समीकरण को ध्यान में रखेगी और उसके अनुसार ही निर्णय लेगी। नाम उसके भले ही चौंकाने वाले हो सकते हैं, कोई कार्यकर्ता हो या कोई वैसा नेता या वैसा पूर्व विधायक हो जो लगातार चुनाव में मेहनत करता हो, लेकिन वो एक तरीके से उसको सरकार में या कोई भी पद वगैरह नहीं मिला हो, इस तरीके से कुछ चौंकाने वाला नाम हो सकता है। लेकिन ये पिछड़ा और अति पिछड़ी जाति से ही हो सकते हैं। मुझे इस बात को लेकर के संदेह है कि पवन सिंह को भेजा जा सकता है। वो लोकप्रिय है और बीजेपी के लिए उपयोगी भी है और बीजेपी उनको सम्मान भी दी है, उन्हें भी वायु श्रेणी की सुरक्षा व्यवस्था मिली है। लेकिन जातिगत लिहाज से मुझे लगता है कि बीजेपी सवर्णों को नहीं भेजेगी। ये जो नीतीश कुमार का जो मूल जनाधार है, पिछड़ा और अति पिछड़ा समाज, इसी के इर्द गिर्द वो भेजेगी किसी को, क्योंकि ये नीतीश कुमार की राजनीति की जो एक तरीके से कह सकते हैं, क्योंकि राजनीति की जो अंतिम पारी चल रही है, ऐसे में उस जनाधार को फोकस करके भी बीजेपी रणनीति बनाई है। इस चुनाव में टिकट बंटवारों में भी आप देख सकते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि जो अति पिछड़ी जाति है या जो पिछड़ी जाति है, ये जितने भी उम्मीदवार बीजेपी के होंगे, 2 हो या अगर 3 भी होंगे तो यही के होंगे। और जहां तक बात जदयू की है, तो जदयू में जो रामनाथ ठाकुर जी हैं, उनको लेकर के तो कोई संशय है नहीं, लेकिन जदयू के संगठन में भी बदलाव होना है। इस तरह के भी कैसबाजी लगाए जा रहे हैं कि राष्ट्रीय अध्यक्ष और प्रदेश अध्यक्ष जैसे महत्वपूर्ण पदों में भी बदलाव हो सकता है। तो ऐसे में एक बात ये भी कही जा रही है कि कहीं रामनाथ ठाकुर को प्रदेश अध्यक्ष तो न बनाया जाए। तो रामनाथ ठाकुर जी का कोई कद कम नहीं होगा, लेकिन अगर उनको कोई दूसरी महत्वपूर्ण जिम्मेवारी जदयू के अंदर मिलती है तो ऐसे में उन्हें हो सकता है कि राज्यसभा नहीं भेजा जाए। लेकिन नीतीश कुमार का एक स्वभाव रहा है, आप मंत्रिमंडल गठन में भी देखेंगे तो अगर किसी भी नेता से वो नाराज नहीं है तो फिर उसको रिपीट कर देते हैं। तो ऐसे में अगर पार्टी के संगठन में रामनाथ ठाकुर जी को कोई महत्वपूर्ण पद नहीं मिला तो वो उनको राज्यसभा भेजा जा सकता है। लेकिन जो हरिवंश नारायण सिंह की बात है, उनको लेकर के संदेह है। वो बड़े ही सीनियर नेता है, लेकिन कुछ महीनों से या कुछ सालों से ऐसा लगता है जदयू के अंदर एक जो तबका है वो मानता है कि वो बीजेपी के प्रभाव में भी हैं। तो जैसे आज समय बीते हुए केसी त्यागी जदयू में रहते हुए भी दरकिनार हो गए, हो सकता है कि हरिवंश ठाकुर को दोबारा नहीं भेजा जाए। लेकिन उसके अतिरिक्त जदयू भी अगर भेजेगी तो अगर जदयू भी आप देखेंगे कि एक बार अनिल हेंगरे को भेजा गया था, वो भी एक समर्पित कार्यकर्ता है, तो हो सकता है जदयू भी अपना कोई कार्यकर्ता ही भेज दे। तो ये बात सच है कि नामों को लेकर के कोई ठोस इस तरह की चर्चा हो नहीं रही है। लेकिन ये तो तय है कि जो भी लोगों को राज्यसभा उम्मीदवार बनाएगी पार्टी, वो अपनी राजनीतिक भविष्य को ध्यान में रखते हुए बनाएगी। ऐसा नहीं है कि किसी कोई नेता अगर पार्टी में सक्रिय है, पार्टी के प्रति वफादार है, तो केवल इसी नाते बना दिया गया, बल्कि आने वाली जो राजनीति है, अगर जदयू में संगठन में बदलाव होता है तो उस लिहाज से भी राज्यसभा भेजा जा सकता है। कई ऐसे हैं, एक नाम मनीष वर्मा का भी हो सकता है, वो भी चुनाव में काफी सक्रिय हुए और उनको टिकट भी नहीं मिला है। एमएलसी भी उन्हें नहीं बनाया गया, 2025 के चुनाव के पूर्व एमएलसी बनाने की भी चर्चा थी। तो एक मनीष वर्मा के भी नाम पे सहमति बन सकती है। वो नीतीश कुमार की पार्टी में कई सालों से हैं, काफी सक्रिय भी हैं, नीतीश कुमार के स्वजातीय भी हैं। तो इस तरीके से कई लोगों का नाम, कई से ऐसे नाम हैं। अब देखने वाली बात है, जैसे जैसे समय बीतेगा, अब कुछ ही दिन के बाद ये पता चल जाएगा कि जदयू हो या बीजेपी हो, किसको कितनी सीटें मिलती हैं, किसको 2 के साथ 5वीं सीटें भी मिलती हैं, और कौन किस प्रत्याशी को इस बार राज्यसभा में भेजता है। सर बहुत बहुत शुक्रिया। हम कहना चाहेंगे, जी विनय सर बताइए। कहना चाहेंगे कि बीजेपी से 2 नाम में से एक जरूर होंगे, ऋतुराज सिन्हा और नितिन नवीन। मेरा अपना अनुमान है कि ये 2 में से कोई एक जरूर राज्यसभा जाएंगे, क्योंकि इनका जो योगदान है उसको देखते हुए मुझे लग रहा है। और उन्होंने सही कहा कि मनीष वर्मा सबसे ज्यादा मजबूत उम्मीदवार हैं जदयू के लिए। मनीष वर्मा के नाम पर अगर चेंजेज अगर होगा तो मनीष वर्मा सबसे प्रबल दावेदार होंगे। उसके अलावा भी कई नाम है, भोला सिंह है, एक्स एमपी अरुण कुमार है, ये लोग भी दावेदार हैं। लेकिन चेंजेज होने के बाद, जब तक चेंज नहीं होगा जदयू में, पुराने को रिपोर्ट करेंगे
तब तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर चेंज होगा तो मनीष वर्मा सबसे बड़े दावेदार होंगे।